सस्नेह नमस्ते। आज हमारा देश और पूरा विश्व एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। विश्व के सामाजिक इतिहास तथा स्वास्थ्य विज्ञान के इतिहास में भी एक अपूर्व संकट मानव जाति पर मंडरा रहा है। पूरा विश्व जी जान से उससे जूझ रहा है। हमारा देश इस युद्ध में अपनी भूमिका पूरी शक्ति और प्रतिभा के साथ निभा रहा है। शासन, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाएं सभी संकट को पराजित करने के लिए अनवरत और अनथक प्रयास में लगे हुए। ये प्रयास न केवल अभूतपूर्व और सराहनीय है, बल्कि एक बुलंद हौसले के परिचायक है, जो पूरे समाज को प्रेरित और आश्वस्त करने वाला है। समाज के एक सजग और प्रामाणिक अंग के नाते यह हमारा अहम कर्तव्य बनता है कि इस परीक्षा की घड़ी में हम पूरी शक्ति और ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएं। स्थिति की सबसे बड़ी आवश्यकता है अनुशासन। शासन तथा उसके विभिन्न प्रमुखों के निर्देशों का तुरंत और 100% पालन स्वयं करना तथा अपने अपने बस्ती में काम करने के क्षेत्र में औरों से करवाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बारे में समाज में दुविधा या भ्रांति उत्पन्न हो, ऐसा कोई भी विचार फैलाना या वर्तन करना न केवल नैतिक अपराध है, बल्कि समाज के हित को क्षति पहुंचाने वाली बात है, जिससे हमें हर हालत में बचना चाहिए। समाज माध्यमों में प्रसारित होने वाली जो बातें हैं, उसमें विवादास्पद चर्चा में न स्वयं उलझे या अन्यों को उलझाए। कोई भी जानकारी या वक्तव्य की सकारात्मकता, उपयोगिता ही एकमात्र आधार हो जिसे हम पढ़े और चर्चा करें। निरर्थक, निरुपयोगी या दिग्भ्रमित करने वाली किसी भी बातों में समय बर्बाद न करें। संकट बहुत भीषण और निश्चित ही चिंताजनक है। हमें उस परास्त भी कर सकते हैं या वह अधिक भयंकर भी बन सकता है, किंतु एक बात की सावधानी हमें किसी भी हालत में हर कीमत पर बरतनी ही पड़ेगी कि हम हमारे विचार, वक्तव्य या व्यवहार के द्वारा कभी भी भय, हताशा या आतंक का वायुमंडल नहीं बनाएंगे, न बनने देंगे। विद्यमान स्थिति में विषाणु का संसर्ग रोकने के लिए और दुर्भाग्य से होता है तो उसे परास्त करने के लिए हमारा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक शक्ति को सक्षम रखना होगा। इस संकट ने आज हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में अंतर्मुख होकर चिंतन करने पर विवश कर दिया है। हमारे बदले हुए जीवन शैली ने हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। हमारे खान पान का बदला हुआ ढंग, फास्ट फूड का बढ़ता हुआ प्रमाण, समय असमय खाने की आदत, इन सब ने हमारा स्वास्थ्य दुर्बल हो गया है। अनुसंधान ने यह दिखा दिया है कि इस प्रकार के आहार से मोटापा तथा मधुमेह जैसी बीमारियां पैदा होती है। Fast food diet can lead directly to diabetes. You can go to www.fastfoodwarning.org. साथ ही पाचन संस्था की बीमारियां भी बढ़ रही है। मजदूरी करने वाला समाज का हिस्सा एवं खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को छोड़कर समाज के शेष सभी हिस्सों में मेहनत, कसरत, वर्जिश को कोई स्थान नहीं है। और जो भी शारीरिक चेष्टाएं हैं, वे एक ही ढंग की, मोनोटोनस और पुनरावर्तनात्मक, रिपीटेटिव होती है, जिसके कारण बीमारियां पैदा होती है। जैसे सतत सामने झुककर काम करने के कारण एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग, आज गर्दन, पीठ और कमर की बीमारियां बढ़ रही है। कंफर्टेबल एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मॉडर्न फैशन, स्पेशल पोस्चर्स adopted while performing professional duties have contributed to increased incidence of a set of diseases unheard of in the past. डॉक्टर के पांडे ने एक अनुसंधान में यह बात सामने रखी थी। इन सबके मिले जुले परिणामों के कारण हृदय रोगों का प्रमाण भी बढ़ रहा है। एक स्टडी किया गया था, उसमें बताया गया था, द स्टडी कंडक्टेड अंडर सलीम यूसुफ, डायरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओंटारियो, कनाडा, फाउंड दैट लीडिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक were abnormal cholesterol, smoking,
ओबेसिटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड डायबिटीज। इन शारीरिक बीमारियों के साथ मन मस्तिष्क की बीमारियां भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप विभिन्न मादक पदार्थों की लत, हिंसा और अत्याचार की घटनाएं एवं हर किस्म के जुर्म ने समाज जीवन को विषाक्त कर दिया है। और इन सब के बाद आज ये विषाणु का संकट विश्व के सामने खड़ा है और पूरे विश्व को झकझोर कर रहा है। बिहार योग विद्यालय के एक एमबीबीएस चिकित्सक रह चुके स्वामी कर्मानंद सरस्वती कहते हैं, diseases indicate that we have been making an error in terms of our lifestyle or thinking and therefore have become imbalanced. It shows us that we must make some change if we are to live a healthy, fuller and more joyous existence. इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सब भारत का भविष्य हो। हर चुनौती एक मौका भी होती है। हमारे राष्ट्र जीवन के इस ऐतिहासिक मोड़ पर और आपके जीवन के इस निर्णायक क्षण में गंभीरता से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचो। आपका स्वास्थ्य न केवल आपके लिए और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और देश के लिए भी अतीव महत्वपूर्ण है। आज के इस युद्ध में आप एक योद्धा हो। स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर की व्याख्या में कहा गया है, फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue, and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and respond to emergencies. Physical fitness includes a number of components consisting of cardiorespiratory endurance or aerobic power, skeletal muscle endurance, skeletal muscle strength, skeletal muscle power, flexibility and balance, speed of movement, reaction time and body composition. Bone strengthening activities produce an impact or tension force on the bones that promote bone growth and strength. Running, jumping rope and lifting weights are examples of bone strengthening activities. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका में 2008 में फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस बताई गई थी। उसमें कहा गया था, यू नीड टू डू 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ईच वीक टू इम्प्रूव योर हेल्थ, एरोबिक एंड मसल स्ट्रेंथनिंग। फॉर एग्जांपल 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जैसे जल्दी जल्दी चलना, एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी ऑन 2 or more days a week दैट वर्क ऑल मेजर मसल ग्रुप्स, जिसे सभी शरीर की मांसपेशियां उसमें सम्मिलित हो, जैसे लेग्स, हिप्स, बैक, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर्स एंड आर्म्स। इससे हमें क्या लाभ होगा? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट का जो है, उसमें बताया गया कि इस प्रकार से हम अगर नियमित ढंग से फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करते हैं तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू कंट्रोल योर वेट, reduce your risk of cardiovascular diseases, reduce your risk for type 2 diabetes and metabolic syndrome, strengthen your bones and muscles, improve your mental health and mood, improve your ability to do daily activities and prevent falls, increase your chance of living longer, reduce your risk of some cancers. इन सब के साथ ही न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य एवं हमारा समूचा विकास करने में लाभदायक है। हमारे देश का ही प्राचीन शास्त्र योग हमें रास्ता दिखा सकता है। On the background of this, let us study effects of yoga on these components of physical fitness. One scientific study was conducted to assess effects of Hatha Yoga practices on health-related aspects of physical fitness by Mark Tran, MS, Robert G. Holly, PhD, Jack Lashbrook, BS, and Isra Amsterdam, MD. This study clearly showed that 8 weeks of regular Hatha Yoga practices can have significant benefits in improving the health-related aspects of physical fitness. This is the
first study that has comprehensively, quantitatively, and directly measured muscle strength and endurance, flexibility, cardiorespiratory endurance, body composition, and pulmonary function. We found significant increase in muscle strength and endurance, flexibility, and cardiorespiratory endurance. तो इस प्रकार से अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उसके तो लाभ क्या मिल सकते हैं, स्टडी से हमें स्पष्ट होता है। अन्य एक अनुसंधान में जहां पर अनाथ ग्रह के बच्चों पर योग के प्रभाव को जांचा गया, another study was done to assess effects of yoga on Eurofit physical fitness parameters on adolescents dwelling in an orphan home. It was a randomized control study done by Satya Prakash Purohit, Balram Pradhan and HR Nagendra. इस स्टडी में बताया गया था कि चाइल्डहुड पेरेंटल लॉस, पेरेंटल सेपरेशन, पॉवर्टी and rearing in orphanage have negative impact on physical, psychological and social well-being in orphans. अनाथ बच्चों में इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। The aim of study was to evaluate the effect of a yoga program on the physical fitness of adolescents staying in an orphanage. A total of 72 apparently healthy adolescents participated from an orphanage. The results suggested that the 3-month yoga program was found useful for the young orphan adolescents in improving their physical fitness. आज पूरा विश्व और खासकर भारत डायबिटीज से परेशान है। डायबिटीज पर योग के प्रभाव के बारे में भी विश्व में अनुसंधान हुआ है। उदाहरण के तौर पर कुछ तथ्य प्रस्तुत है। पेपर पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय सविता सिंह, controlled clinical study undertaken by American Diabetic Association under Diabetic Care Program by Shri Lakshmi Hegde proved that yoga reduces oxidative stress, reduces BMI and improve glycemic index. Extensive research done by S. Vyas under Stop Diabetes campaign. ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान पर हुए अनुसंधान ने दर्शाया है कि मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कैन चेंज, बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कैन चेंज बोथ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. It has been found that people who do more meditation practices develop more robust brain structure in certain areas. Multiple studies have shown that yogic practices such as mindful meditation can increase both cortical thickness and gray matter, particularly in areas controlling emotional regulation and executive functioning. इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में योग के ध्यान के अभ्यास से क्या हो सकता है, ये हमने देखा है। आज के कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है कि जितनी मात्रा में संसर्ग हुआ है उससे मृत्यु का अनुपात कम है। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है वे विषाणु को परास्त कर ठीक हो जाते हैं। इस रोग प्रतिरोधक शक्ति पर योग के प्रभाव के बारे में भी अनुसंधान हुआ है। उससे पता चलता है हमारी जो क्रोमोसोम्स रहते हैं जनुक, उसमें टेलोमियर नाम का एक हिस्सा रहता है। टेलोमियर्स आर स्मॉल रिपीटेटिव क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस फाउंड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स which protect the chromosomes from deterioration and cell death. Telomere length has been found to be a prognostic marker of aging, disease and premature morbidity in humans. Shorter telomeres are associated with cell aging, cell death, premature aging and a broad range of aging related diseases including cardiovascular disease, cancer, stroke, dementia, obesity, osteoporosis, Alzheimer's, macular degeneration and AIDS. In 2008, डीन ऑर्निश नाम के एक जो शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने हार्ट की इस पर भी काफी काम किया था, so डीन ऑर्निश found a significant association between comprehensive lifestyle changes including yoga, meditation, breathing, stress management and a healthy whole food plant-based diet and increased telomeres activity in human peripheral blood mononuclear cells. आज महामारी के अन्य परिणामों में
बढ़ता हुआ मानसिक तनाव, यह भी एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम दिखाई देता है। मानसिक तनाव तथा बीमारियां, इस संदर्भ में जो अनुसंधान हुआ है उससे कुछ रोचक तथ्य उजागर हुए हैं। We started using depression series and there was an enormous improvement in depression. Research done on therapy of yoga by Dr. Janice Carlton presented at Royal Australian and New Zealand College of Psychiatry. योग के प्रभाव और परिणामों को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। To understand how yogic practices bring about changes in human beings on various planes and levels, some examples can be taken. Meditation conserves and channelizes our energy. Our prevalent mental functioning is like a tank. आज के हमारी दिमाग की हालत कैसा है इसमें बताया गया है। Our prevalent mental functioning is like a tank which we are trying to fill through one tap while it is continuously drained by 5 outlet taps, our 5 senses. Meditation close these running taps, thereby helping to fill the tank completely, conserving our energy, and then opens the tap that is required, channelizing the energy for restoring equilibrium and accelerating journey towards perfection. इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि युवावस्था में आवश्यक अन्य व्यायाम प्रकारों के साथ साथ योग का अवश्य अभ्यास कीजिए। बीमारी से जूझने में योग की विशेषता यह है। So the basic difference between yoga therapy and other therapies is that in yoga therapy, patient heals himself by his active involvement. अन्य थेरेपी में जहां दूसरा कोई पेशेंट को दुरुस्त करता है वहां योग में पेशेंट स्वयं को ही दुरुस्त करता है। इसके साथ ही योग के अन्य लाभ भी है। Thus, these and many more studies like these have proved the efficacy and benefits of yoga as one of the best physical activity beyond doubt. But yoga practices have other outstanding characteristics as well. Most of the other physical activities are dynamic, energy consuming activities that increase heart rate and rate of respiration and bring fatigue to practitioner and are meant for healthy individuals only. Whereas yoga practices are based on slow, controlled movements, are very energy saving techniques that improves functions of various organs of body, including endocrine glands, and which can be practiced by anyone from 7th year onwards, including sick patients. It is said in Hatha Pradipika, chapter 1st, 64, that yoga, young, old, very old, ill and weak person can do yoga. Everybody can learn yoga by regular practice. युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेषु तन्द्रितः. But apart from these apparent features, the most significant and unique nature of yoga practice is its holistic approach. Yoga addresses every level and aspect of human existence, from body, mind, intelligence to the spiritual component of potential divinity. It explores the latent capacities in individual and takes him to the new heights of self-development and perfection. One should keep in mind these qualities of yogic practices while practicing them. इसलिए आप सभी योगा का नियमित रूप से अभ्यास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परभणी के निरामय योग प्रसारण संशोधन केंद्र ने आज के परिप्रेक्ष्य में एक संक्षिप्त योगी पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। उसकी लिंक आपको बाद में दी जाएगी, जिसमें 15-20 मिनट के योगाभ्यास से आप स्वयं को चुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सकती है। इस प्रकार से हमने देखा कि शारीरिक तथा मानसिक सक्षमता का अर्थ क्या होता है और हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी इससे लाभान्वित हो, यह कामना मैं करता हूं। आज समाज में महामारी की पीड़ा से संत्रस्त समाज हमारे सामने है। इन पीड़ितों की सेवा हमें करनी चाहिए। पीड़ितों की सेवा का संदेश देने वाले
और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले दो महापुरुषों का स्मरण मुझे होता है। एक है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनके अंतिम दिनों में जब वे स्वयं खुद बीमार थे, फिर भी अपने मृत्यु के 3 दिन पूर्व वे अपने बूढ़े बीमार माली से मिलने उनके सहायक नानकचंद रत्तू के साथ गए। उस बीमार माली को धीरज दिया। माली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मेरा भगवान मुझसे मिलने आया है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का युवकों के साथ अटूट नाता रहा है। वह स्वयं चिर युवक थे। युवावस्था में ही उन्होंने देह त्याग किया था। वे युवकों की भाषा जानते थे। इसीलिए आज के युवकों को भी स्वामी जी अपने लगते हैं, प्रेरणा और प्रकाश के पुंज लगते हैं। स्वामी जी का जीवन और संदेश आज के अनेकानेक समस्याओं से घिरे युवा वर्ग के लिए सागर के तूफान में डामाडोल जहाज को प्रकाश और दिशा बताने वाले दीप स्तंभ जैसा है। उन्होंने कहा था, हमारा समाज यही हमारा जीता जागता भगवान है। हम व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे चारों ओर फैले हुए विराट और साक्षात परमेश्वर की पूजा हम नहीं करते। जिनकी सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, ऐसे भगवान हमारे अपने देशवासी है। सेवा का यह मार्ग उन्होंने स्वयं के आचरण से प्रशस्त किया था। जब बेलूर मठ का निर्माण कार्य चल रहा था, तब काम करने वाले संथाल मजदूरों को उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया और उन्होंने कहा, आज मेरे नारायण ने भोजन किया। तो इस समाज की स्थिति में हम युवकों का यह कर्तव्य बनता है कि हर प्रकार से हम समाज की सेवा में जुट जाए। आपके सम्मुख बोलने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय को साधुवाद देता हूं और इतने देर तक मेरे साथ रहकर मुझे सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।